टेस्ट में क्या आ रहा है ना, यही सवाल है। तो टेस्ट में जो लिखा है वहां क्या लिखा है, शायद ईएमआई लिखा है, ओनली ओनली ईएमआई आ रहा है, ओनली ईएमआई, पूरा ईएमआई शुरू से लेके लास्ट तक ईएमआई पूरा ही आएगा, कंप्लीट आएगा। क्योंकि पहले स्टार्टिंग थोड़ा बहुत ही तो आया था, लेंज फेराडे लो वगैरह ही आया था कुछ ऐसा। तो आप पूरा ही मान के चले, पूरा ही आपको रिवाइज करना है। तो लास्ट टर्न पर एसी की बात हम कर रहे थे, तो उसमें अपन ने इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात की है, और कौन सी वैल्यू की बात की है? पीक वैल्यू की बात की थी। पीक के बाद एवरेज वैल्यू की बात की थी, एवरेज के बाद आरएमएस वैल्यू की बात की थी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है? वैल्यू एट एनी इंस्टेंट, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। और पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू विच कैन बी ऑब्टेन। एवरेज में हमने बात की थी, इफ नथिंग गिवन देन वन साइकिल के लिए हमें एवरेज फाइंड करना होता है। और एवरेज में कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का याद रखना पड़ता है कि साइन थीटा का 0, कॉस का 0, साइन स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर का। तो पीछे एंगल कुछ भी दिया हो, साइन थीटा हो या साइन ओमेगा टी, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। साइन थीटा कॉस थीटा का 0 होता है। इसके बाद फिर अप्रोच था एवरेज फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल, कि इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि वेरिंग क्वांटिटी होती है टाइम के साथ, तो वेरिएशन के साथ एडिशन के लिए जब जरूरत पड़ रही है तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है हमें। तो इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल, इस कंसेप्ट से हम फाइंड कर पाते हैं। और ये किसके लिए था? इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल एवरेज के लिए था। तो इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल से हम एवरेज फाइंड कर लेते हैं। और फिर ग्राफ वगैरह जब दिया होता है, तो ग्राफ दिया तो एरिया अपॉन इंटरवल, तो ये एवरेज के लिए कुछ खास खास बातें हैं। और कुछ स्टैंडर्ड जो फंक्शन है, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, तो उनकी तो बात कर ही चुके हैं। साइन प्लस कॉस है, तो उसका भी दोनों का अलग अलग एवरेज फाइंड कर लेंगे। और साइन इंटू कॉस की बात कर ही चुके हैं। इसके बाद आरएमएस वैल्यू आती है। आरएमएस वैल्यू में क्या होता है कि पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है, फिर रूट करना है। इस तरह से आरएमएस वैल्यू हमें मिलती है। तो इसमें अपन ने आई इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा के लिए फाइंड किया था। तो आरएमएस वैल्यू क्या मिला था? आई नॉट अपॉन रूट 2, यही मिला था। तो आई नॉट अपॉन रूट 2 वैल्यू मिला, इट मीन पीक वैल्यू अपॉन रूट 2। तो पीक वैल्यू अपॉन रूट 2 हमेशा डायरेक्ट नहीं लिख देना है, सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में है, साइन प्लस कॉस की फॉर्म में, या ओनली कॉस है, या साइन इनटू कॉस की फॉर्म में। यानी कि या तो सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में, या सिंगल कॉस की फॉर्म में, या जिनको साइन फंक्शन बना सके हम क्यों कहते हैं, सिंगल साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके जिसको, तो साइन प्लस कॉस को कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन इनटू कॉस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ये रहेगा पीक वैल्यू अपॉन रूट 2। इसके बाद था कि अगर ग्राफ दिया जाए तो क्या करेंगे, पहले इक्वेशन बनाएंगे। ग्राफ दिया है और आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है। ग्राफ दिया है एंड आरएमएस वैल्यू फाइंड करना, तो उसके लिए पहले इक्वेशन बनाया जाएगा। तो इक्वेशन बना करके फिर तो वही प्रोसेस लग जाएगा कि पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन फाइंड करेंगे। अच्छा, इक्वेशन बना करके जब हम मीन फाइंड करने जा रहे हैं, मतलब पहले स्क्वायर कर लिया, पहले क्या कर लिया स्क्वायर, उसके बाद मीन करना है। तो इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल, ये कंसेप्ट लगाना है। तो इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल से अपन एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे, देन फिर रूट कर देंगे, तो रूट हमें फाइंड हो जाएगा। इस तरह से आरएमएस वैल्यू हमने फाइंड किया था। लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो था ये हो गया था, इसका बारे में बात। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखिए हेडिंग, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी यानी कि इसको डेफिनेशन की फॉर्म में समझना है। अब स्पेशली हम एसी की ही बात कर रहे हैं। अब तक तो हमने एवरेज वैल्यू की जो बात की थी उसमें वो एसी भी हो सकता है या नॉन एसी भी हो सकता है, उसके लिए अपन ने एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो प्रोसेस समझा था। अब क्या बात करें, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, यानी कि जो साइन एसी हम काम में लेते हैं उसका एवरेज वैल्यू का क्या मीनिंग हुआ, और उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, डीसी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी मतलब एसी कैसी है, वेरिएबल करंट है, और इसको एक कांस्टेंट करंट से कंपेयर करते हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो वैसे हमें पता है कि वन साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 होता है एसी का,
क्योंकि इसमें हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है, हाफ साइकिल नेगेटिव होता है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू वाली करंट से कंपेयर करके इसको यूं समझें, तो समझने के लिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे दो स्टूडेंट यहां से रवाना होते हैं, अपने इस क्लासरूम से रवाना होते हैं, और एक ही जगह दोनों को जाना है, दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है, वहां तक जाना है। एक की स्पीड कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करता हुआ जाता है, बिना रुके बिना झुके चलता जाता है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। एक स्टूडेंट की स्पीड वेरिएबल है, कभी स्पीड बढ़ जाती है, फिर वापस कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती, जो भी वजह रहा हो, लेकिन उसकी स्पीड में वेरिएशन है। तो पता लगा कि दोनों ही सेम टाइम में पहुंच गए हैं, दोनों ही सेम टाइम में पहुंच गए हैं। तो अब दोनों के लिए एवरेज स्पीड को हमें स्टडी करना है। तो एवरेज स्पीड अगर फाइंड करना है तो एक तरीका जो आपको पता है, क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उससे दोनों का अलग अलग एवरेज फाइंड कर सकते हैं। सपोज एक जो कांस्टेंट स्पीड से चल के गया, उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, तो उसका तो एवरेज 5 ही रहेगा, क्योंकि उसकी स्पीड ही कांस्टेंट है, तो उसका तो एवरेज 5 ही रहेगा। लेकिन जो वेरिएबल से चल के गया है, उसके लिए अगर टोटल डिस्टेंस हमें दे दिया जाए, टोटल टाइम दे दिया जाए, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम करके एवरेज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले, यहां पर उससे कंपेयर करके समझने वाले हैं। तो जैसे भी हमने कहा कि एक कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से चल के गया है, और वो वहां डिस्टेंस तक, उस डिस्टेंस तक पहुंच गया है, मतलब उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ क्लासरूम से अपने डेस्टिनेशन हॉस्टल तक पहुंच गया है। दूसरा, वेरिएबल स्पीड से चल के भी उतने ही टाइम में उतनी ही डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल से चल के गया है, उसकी एवरेज स्पीड किसके बराबर है? उस कांस्टेंट स्पीड से चल के गया उसके बराबर ही है। एवरेज तो वही आ गया ना। और नहीं समझ पा रहे की बात? एक स्टूडेंट रोज 5 घंटे पढ़ाई करता है, फिक्स है उसका, तो एवरेज क्या होगा? 5 घंटे का। एक कभी 1 घंटा पढ़ता, कभी 10 घंटा पढ़ता है, लेकिन दोनों ने सेम टाइम में बराबर सिलेबस कवर कर लिया, तो मतलब आप क्या कहेंगे? इसका एवरेज उसके बराबर ही आ गया है, यही कहेंगे ना। तो यहां बात कर रहे हैं कि जब स्पीड की बात आ रही थी, स्पीड में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जितने टाइम में कांस्टेंट वाले ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उतने ही टाइम में वेरिएबल स्पीड वाले ने भी वही डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल स्पीड का जो एवरेज स्पीड है, वो उस कांस्टेंट स्पीड के बराबर ही है। समझ पा रहे हैं क्या? ये इसमें जो चल रहा, क्या कभी सर आप वेरिएबल बोल रहे हैं, कभी कांस्टेंट बोल रहे हैं, ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं आया ना अभी? तो समझ में आ रही सबको बात? यानी कि वेरिएबल स्पीड से जो चल के जा रहा है, उसकी एवरेज स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड के बराबर होगी। कब? कब होगी? बोलो बोलो सब बोलो, कब? जब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड में क्या आ रहा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम आ रहा है। तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस अगर कवर हो रहा है, तो वेरिएबल वाले की जो एवरेज स्पीड है, उसका वैल्यू कांस्टेंट स्पीड के बराबर हो जाएगा। यहां पर अब करंट के बारे में बात कर रहे हैं। एक सर्किट में हमने कांस्टेंट करंट को फ्लो किया, सपोज 5 एम्पीयर करंट है, उससे कुछ चार्ज का फ्लो हुआ, सपोज वो ऑब्जर्व कर लिया, हाँ इतने टाइम में इतना चार्ज फ्लो हुआ। क्योंकि जो करंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, चार्ज फ्लो रेट, चार्ज अपॉन टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, एक सिंपल सा फॉर्मूला करंट का है। तो एक बार हमने कांस्टेंट करंट उसमें फ्लो किया, अब दूसरी बार उसी सर्किट में वेरिएबल करंट को फ्लो किया। कौन सा करंट? वेरिएबल करंट। और पता लगा कि उतने ही टाइम में उस करंट से भी उस सर्किट में उतना ही चार्ज फ्लो हो गया। एक बार कांस्टेंट करंट फ्लो किया, सर्टेन टाइम में कुछ चार्ज फ्लो हुआ उस सर्किट के अंदर, यानी कि चार्ज हमें पता है और टाइम पता है, तो जो कांस्टेंट करंट थी उसके बराबर ही वो एवरेज करंट रहेगी एक तरह से। लेकिन दूसरी बार उसी सर्किट में हमने वेरिएबल करंट को फ्लो किया, कभी वैल्यू ज्यादा कभी कम, सेम टाइम के लिए फ्लो किया। तो अगर सेम टाइम में वेरिएबल करंट से भी उतना ही चार्ज फ्लो हुआ जितना कि कांस्टेंट करंट से, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस वेरिएबल करंट का एवरेज वैल्यू कांस्टेंट करंट के बराबर। अब वापस पूछ रहा हूं मैं कि वेरिएबल करंट का एवरेज वैल्यू कांस्टेंट करंट के बराबर कब होगा? जबकि सेम टाइम में सेम चार्ज का फ्लो होगा, क्योंकि ऊपर चार्ज है नीचे टाइम है, तो सेम टाइम में सेम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है, तो वेरिएबल करंट का एवरेज वैल्यू कांस्टेंट करंट के बराबर हो जाएगा। अब मैंने बोला वेरिएबल, तो वेरिएबल की जगह करंट हम लेंगे एसी। फिर दूसरा बोला था कांस्टेंट, कांस्टेंट जगह लेंगे डीसी। यानी कि किसी सर्किट में
एसी का एवरेज वैल्यू डीसी के बराबर कब होगा? जब सेम टाइम में सेम चार्ज का फ्लो होगा। डेफिनेटली यहां पर हम जिस टाइम इंटरवल की बात अब कर रहे हैं वो टाइम इंटरवल काफी छोटा है, हाफ साइकिल कह दें या हाफ साइकिल से भी कम ले लिया जाए, क्योंकि एसी के बारे में एक बात तुम्हें पता है पहले से ही, तो लास्ट सेम पे भी समझ लिया हमने कि जो साइन एसी को हम यूज करते हैं उसका वन साइकिल में एवरेज वैल्यू कितना आता है? 0 आता है। तो वन साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 आता है, इट मीन्स क्या हुआ? टोटल चार्ज फ्लो ही 0 है वन साइकिल में। क्योंकि हमने पहले भी कहा था स्टार्टिंग में कि जैसे ये कोई सर्किट है, कोई वायर है, इस पर एसी वाला पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एक बार ऐसे रहेगा, एक बार डायरेक्शन ऐसे रहेगा, तो एक बार फोर्स ऐसे लगेगा, एक बार फोर्स ऐसे लगेगा, तो ओवरऑल चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, बस वाइब्रेशन होगा। तो वन साइकिल में डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। अच्छा एक बात और, जब ये ओवरऑल चार्ज का शिफ्टिंग नहीं हो रहा ना, तो जहां चार्ज की जरूरत पड़ती है, जैसे चार्जिंग, चार्जिंग क्या चाहिए? चार्ज चाहिए, तो एसी से चार्जिंग वगैरह नहीं होगी। जहां चार्ज का मूवमेंट चाहिए, कहां चार्ज शिफ्ट होना चाहिए, चार्ज यहां से वहां जाना चाहिए, तो जो भी ऐसा काम होगा वो एसी से नहीं हो सकता। तो एसी से चार्जिंग नहीं हो सकती, या कैपेसिटर को चार्ज नहीं कर सकते, किसी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते, तो ये चार्जिंग में काम नहीं आता है, क्योंकि एक साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 हो रही है, या कह रहे हैं कि चार्ज का ओवरऑल फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो हम तो यहां जो बात करने वाले, जो डेफिनेशन, जो हेडिंग हमने लिखा है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, तो इसमें हम डीसी से कंपेयर करते हुए एसी को लिखना चाहते हैं, एवरेज वैल्यू को। तो लिखने के लिए टाइम इंटरवल जो कंसिडर किया जा रहा है वो हाफ साइकिल या उससे भी कम कंसिडर किया जा रहा है, ये मान के हम लिख रहे हैं। तो लिखी लाइन इसमें, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी is that value of DC which when passed in a circuit provides same charge as provided by AC in same circuit in same time। यानी कि इस बात को भी कह सकते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। अब जैसे कोई सर्किट है, इसमें एक बार एसी को कनेक्ट किया, चार्ज Q1 फ्लो हुआ सपोज, वैसा ही सर्किट है, सेम सर्किट है, इसमें एक बार डीसी को कनेक्ट किया, चार्ज Q2 फ्लो हुआ। इफ Q1 इज इक्वल टू Q2, यानी कि सेम टाइम की तो बात है ही, Q1 इक्वल टू Q2, देन हम कह सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ DC, यानी कि AC का एवरेज वैल्यू DC की वैल्यू के बराबर। कब? जब सेम टाइम में सेम चार्ज का फ्लो हो रहा है तब। इस डेफिनेशन का कोई ज्यादा यूज नहीं होता है, बस ये कंपेयर करने के अकॉर्डिंग ही है, और हम पहले कह चुके कंपेरिजन केवल हाफ साइकिल के लिए या उससे कम टाइम के लिए होगा। बाकी एवरेज वैल्यू 0 होती है एसी की हमेशा, तो उससे चार्जिंग को नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है फिर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि क्या साइन एसी की जो बात करते हैं जनरली हम, तो क्या एसी में हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 पॉसिबल है? क्या कभी एसी में हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या एसी में? मतलब साइन एसी की बात करें हम कि साइन एसी में हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है? पॉसिबल है? कब पॉसिबल है? यानी कि जैसे ये साइकिल है, ये बना दे साइन एसी, तो हाफ साइकिल कहां से कहां लिया जाए? यहां से लेकर यहां तक। इस तरह से अगर हाफ साइकिल लिया जाएगा तो इसमें 0 पॉसिबल है। तो ये
इस तरह की बात हमें तभी थिंक करना जब क्वेश्चन स्पेशलिस्ट से पूछा जाए कि क्या ऐसा पॉसिबल है, इस तरह से। अदरवाइज इन जनरल हाफ साइकिल मतलब 0 से ये π/2 तक, मतलब 0 से t/2 तक ही, या 0 से पाई तक है। तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात होती है इन जनरल, और स्पेशली इस तरह की बात आए तो ये कह सकते हैं कि हाँ हाफ साइकिल में 0 पॉसिबल है। तो अगला हेडिंग आ गया है RMS वैल्यू ऑफ AC। RMS वैल्यू ऑफ AC लिखिए पहले इसमें लाइन, RMS वैल्यू ऑफ AC, RMS value of AC is that value of DC, is that value of DC which when passed in a resistance produces same heat as produced by AC in same resistance in similar conditions। तो इसको जरा समझते हैं, अलग अलग वे में समझेंगे इसको। जैसे अभी तो जो लिखा है ना, एक बार उसको वापस लिखता हूं मैं, कि जैसे रेजिस्टेंस है और इसमें एसी को कनेक्ट किया, हीट H1 है, वही सेम रेजिस्टेंस R है, इसमें डीसी कनेक्ट कर दी गई है, अब हीट H2 है। इफ H1 इज इक्वल टू H2, देन हम कह सकते हैं कि RMS वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ DC। AC का RMS वैल्यू DC की जो वैल्यू उसके बराबर ही है। कैसे, जरा इसको मैथमेटिकली भी चेक करते हैं कि ऐसा हो जाता है क्या। ये तो जो लैंग्वेज में लिखा था उसी को इस तरह से लिख दिया हमने। इफ HAC इक्वल टू HDC, यानी कि दोनों हीट बराबर हैं, तो क्या बराबर होना चाहिए फाइनली, RMS वैल्यू ऑफ AC DC की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। यही तो काम ने, कि अगर हीट बराबर है तो ये इक्वल होते हैं। इसको मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं। पहले AC से जो प्रोड्यूस होने वाली हीट उसका फॉर्मूला लिखता हूं मैं, I²RT होता है। लेकिन यहां पर जैसे DC के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, I²RT हम आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि DC का एक ही वैल्यू है। तो एक सर्टेन वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, R का सर्टेन वैल्यू गिवन है और एक टाइम इंटरवल गिवन होगा, उसमें हीट की बात हो रही तो वो टाइम पुट करेंगे। ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन ऐसी तो वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो एक वैल्यू पता नहीं, तो फिर तो स्मॉल स्मॉल इंटरवल के लिए सॉल्व किया जाएगा। तो I²R/dt, ये कौन सा AC करंट है, I²R/dt, और फिर इंटीग्रेट करेंगे कहां तक, 0 से t तक। तो स्मॉल स्मॉल इंटरवल के लिए फाइंड करके सबको ऐड किया जाएगा। तो कंटिन्यू एडिशन यूज करेंगे, इंटीग्रेशन कंसेप्ट से ये पता लगता है। तो ये AC से प्रोड्यूस होने वाली हीट को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और DC वाली हीट को ऐसे लिखा जाएगा। अब रेजिस्टेंस कैंसिल कर सकता हूं कि मैं, अरे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर है, इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, लिख सकते हैं बाहर से, तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो फिर ये कैंसिल ही हो जाएगा। चलो कैंसिल कर ही देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है ना। तो अब यहां पर ये लिखा गया है IAC² dt 0 से t, AC का स्क्वायर है और फिर इंटीग्रेशन किया गया है। एक काम और कर रहा हूं मैं, t को यहां ले आया, तो ये आ गया IDC²। जरा गौर से देखिए इसको, स्क्वायर है फिर इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल है, क्या और बाकी है, रूट बाकी है। मतलब या तो इसको हटा देते हैं, इधर आ जाएगा, या दोनों तरफ रूट बना देते हैं अपन। IAC² dt 0 से t अपॉन t इज इक्वल टू IDC² का रूट, दोनों तरफ रूट लगा दिया। स्क्वायर है
फिर इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल है, फिर रूट है, यानी क्या हो गया आरएमएस। तो आई एसी का आरएमएस वैल्यू है ये, इज इक्वल टू आई डीसी। यानी कि अगर हीट बराबर है तो एसी का आरएमएस वैल्यू डीसी की वैल्यू के इक्वल होता है। डीसी जितनी फ्लो हो रही है उसका जो भी वैल्यू है 2 एम्पेयर 4 एम्पेयर 4 एम्पेयर है तो 4 एम्पेयर एसी का आरएमएस वैल्यू हो जाएगा। हीट से कंपेयर करके इसको बताया जाता है। तो एक तरह से ये क्या देखा अपन ने कि एसी का वैल्यू तो लगातार चेंज होता रहता है, एक सर्टेन वैल्यू तो होता ही नहीं है। तो डीसी से कंपेयर करने के लिए हीट से कंपेरिजन किया जा रहा है, क्योंकि एसी अपना इफेक्ट तो बता ही रही है। तो हीट की फॉर्म में इफेक्ट कंपेयर करके डीसी की वैल्यू से कंपेयर किया जा रहा है। तो आरएमएस वैल्यू इस एसी के इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इफेक्टिव वैल्यू। कि एसी का इफेक्ट डीसी कंपेयर में कितना है उसको रिप्रेजेंट करने की वजह से इसे इफेक्टिव वैल्यू भी कहा जाता है। एक बात तो ये सर लिख लीजिए टर्म भी वहां पर, फिर एक और बोलता हूं मैं। हमने क्या देखा कि जो आरएमएस वैल्यू मिलता है ना हमें एक प्रोसेस से मिलता है कि पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन लेते हैं, फिर रूट करते हैं। जबकि एक्चुअल वैल्यू तो क्या होती है, वेरी करती जाती, बढ़ती है फिर घटती, बढ़ती फिर घटती, किसी भी टाइम पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं। तो सपोज कोई ऐसी इस तरह की है और उसके लिए आरएमएस वैल्यू मिल गया हमें 5 एम्पियर, तो क्या उसका लगा मतलब उस एसी को जनरली हम इसी से रिप्रेजेंट भी करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक जो मतलब करंट है एसी करंट की फॉर्म में होती है उसको एक सिंगल करंट से हम डिनोट करते हैं कि 5 एम्पियर ये एसी है, 2 एम्पियर एसी है। तो वास्तव में आरएमएस वैल्यू से इंडिकेट किया जाता है। तो बोलने में बोल रहे 5 एम्पियर, क्या वास्तव में 5 एम्पियर है कंटिन्यू? कंटिन्यू 5 एम्पियर नहीं होती है वो। तो क्या होती है वो? आरएमएस होती है। तो उसको भी कह सकते हैं वो एक्चुअल में है नहीं, इसलिए उसका बोला गया वर्चुअल। क्या बोला गया? वर्चुअल। वर्चुअल भी बोल सकते हैं या अपरेंट भी बोल सकते हैं। कौन सा वैल्यू? वर्चुअल या फिर अपरेंट। तो ये दोनों टर्म भी लिख लीजिए वहां पर। इफेक्टिव वैल्यू जहां आपने आरएमएस लिखा है ना वहीं पर ऑब्लिक करके इफेक्टिव वैल्यू ऑब्लिक वर्चुअल ऑब्लिक अपरेंट वैल्यू। आरएमएस वैल्यू के बारे में थोड़ा और समझते हैं। यहां देखा हमने कि अगर हीट बराबर है तो एसी का आरएमएस वैल्यू डीसी के बराबर ही है। या इसका रिवर्स भी कह सकते हैं कि अगर सेम वैल्यू के एसी एंड डीसी किसी रेजिस्टेंस में कनेक्ट करते हैं तो हीट भी सेम ही प्रोड्यूस होगी। जैसे एक बल्ब हमारे पास है, फिलामेंट वाला बल्ब है, उसमें 5 एम्पीयर डीसी पहले कनेक्ट कर दिया गया है। कितना डीसी कनेक्ट किया? आवाज ही नहीं आई। कितना? 5। क्या 5 एम्पीयर? किस में कनेक्ट किया? बल्ब में। कुछ को नहीं पता किस में कनेक्ट किया, कुछ ही बोल पाए। किस में कनेक्ट किया था? बल्ब में। तो 5 एम्पीयर डीसी को बल्ब में कनेक्ट कर दिया, बल्ब का ग्लो हुआ, मतलब ब्राइटनेस हीट उसने प्रोड्यूस डीसी से। अब उस हीट को ऑब्जर्व कर लिया गया, ब्राइटनेस को देख लिया गया। अब उसी बल्ब में हमने एक एसी को फ्लो कर दिया, एसी मतलब जोड़ दिया उसमें, डीसी को हटा दिया। उसका ब्राइटनेस देखा, पता लगा कि ब्राइटनेस सेम आ रहा है, जितना डीसी था उतना ही आ रहा है। तो उस एसी की वैल्यू के बारे में आप कुछ कह सकते हैं क्या? क्या कह सकते हैं? कि एसी का जो आरएमएस वैल्यू है वो डीसी की वैल्यू के बराबर ही है। कह सकते हैं ऐसा? तो किस बेसिस पे कहा आपने कि बल्ब का ब्राइटनेस सेम आ रहा था, हीट सेम आ रही थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना डीसी फ्लो किया उतना बराबर ही आरएमएस वैल्यू। फिर दूसरा रिवर्स वे में बात की जाए कि हमारे पास एक बल्ब है, उसमें हमने 5 एम्पियर डीसी फ्लो किया। कितना फ्लो किया? 5 एम्पियर डीसी। उसका ब्राइटनेस देखा। फिर उसी बल्ब में दूसरी बार हमने 5 एम्पियर जिस एसी का आरएमएस वैल्यू वो कनेक्ट किया, फिर उसका ब्राइटनेस देखा। बताओ कौन सी ब्राइटनेस ज्यादा? सेम ही आएगी। तो ये जो लिखा जा रहा है इनका मीनिंग यही निकल रहा है। तो लिखिए, इस तरह मार्क करके एक पॉइंट लिखिए आगे। सेम वैल्यू ऑफ एसी, सेम वैल्यू ऑफ एसी, ब्रैकेट में लिखें आरएमएस वैल्यू, एंड सेम वैल्यू ऑफ डीसी produces same heat in same resistance
in similar conditions. एक और पॉइंट लिखिए स्टार मार्क करके, devices based on heating effect of current, devices based on heating effect of current works properly for both AC and DC, for both AC and DC. ऐसा क्यों कहा हमने? क्योंकि हीट पर बेस्ड है, तो हीट एसी से भी प्रोड्यूस हो जाती है, डीसी से भी प्रोड्यूस हो जाती है। एक और स्टार मार्क करके पॉइंट लिखिए, ए बल्ब ब्राइट्स इक्वली when connected with 5 ampere DC or when connected with 5 ampere AC, 5 ampere AC, ब्रैकेट में लिख लें आरएमएस, जहां एसी लिखा वहां पर आरएमएस भी लिख लें। आई थिंक कुछ बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि एक ही बात को 6 बार डिस्कस कर लिया हमने, मतलब लिखा दिए 6 बार, तो डिस्कस तो पता नहीं कितनी बार किया, लिखा नहीं लिखा, पहला डेफिनेशन, फिर ये लिखा डेफिनेशन के बाद, और फिर ये प्रूव कर दिया, और 3 लाइन और लिखा दिए, सबका मीनिंग ओवरऑल एक ही निकल रहा है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। दे पाएंगे ना आंसर सही? तो क्वेश्चन इस तरह से कहता है हमसे, सुने समझे आंसर दें। एक रेजिस्टेंस कोई आर है, उसमें 2 एम्पियर डीसी फ्लो किया है। क्या फ्लो किया? डीसी। उससे कुछ हीट प्रोड्यूस हुई है, कुछ हीट आ गया इससे, ठीक है। अब इसी रेजिस्टेंस में कितना आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कनेक्ट करें कि हीट डबल हो जाए? 2 तो पहले फ्लो कर रखा है, कितना इसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी हम कनेक्ट करें कि हीट डबल हो जाए? 2√2 कि 4 एम्पियर। अच्छा, कौन को मानते हैं ओनली 2 एम्पियर? जो मानते हैं 2 एम्पियर वाले हाथ उठाएं। कौन मानते हैं कि 4 एम्पियर? 4 वाले हाथ उठाएं। कौन मानते हैं 2√2 एम्पियर? पहले आप थोड़ा पेन चला के सोच के देखिए, उसके बाद कुछ सेकंड आपको दिए जा रहे हैं, कुछ सेकंड दिए जा रहे हैं, मतलब 2 एम्पियर डीसी से कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब उसी रेजिस्टेंस में कितना आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, यानी कि एसी का आरएमएस वैल्यू फाइंड करने को बोला है, तो कितना आरएमएस वैल्यू कनेक्ट किया जाए ताकि हीट डबल हो जाए, ये क्वेश्चन है। तो आप सोच लीजिए थोड़ी देर। तो कुछ लोग सोच पा रहे हैं, कुछ नहीं सोच पा रहे, पता नहीं क्या किधर सर आपने क्या क्वेश्चन बना दिया, किधर से किधर पहुंचा दिया, डीसी से एसी, आरएमएस वैल्यू वगैरह नहीं थिंक कर पा रहे। तो मेरी बात सुनिए, आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं। आपको क्या करना है कि डबल हीट के लिए डीसी फाइंड कर लो, आप इतना सा काम कर लो बस। एसी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। किसको भूल जाओ? अरे बोलो ना। एसी के आरएमएस वैल्यू को भूल जाओ। किसको बोलना है? बोलो ना। और आपको क्या फाइंड करना है? डीसी फाइंड करना है कि 2 एम्पियर डीसी से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी डबल हीट के लिए कितनी डीसी चाहिए, बता दो मुझे आप। तो उसके लिए कितनी डीसी चाहिए बता दो बस। अरे सब बताएं, कुछ लोग तो सोल्व ही नहीं कर रहे। सो इतने लोग बता तो रहे, हम क्यों सोल्व करें? 2√2। कितना को 2√2 आंसर आ रहा? जरा हाथ उठाएं। तो इस 2√2 ने क्या किया? हीट कितना कर दिया? डबल कर दिया। तो डबल ही तो पूछ रहे हैं हम कि डबल हीट करने के लिए कितनी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी चाहिए? जितनी डीसी चाहिए उतनी एसी चाहिए। समझ पा रहे हैं बात? कि जितनी डीसी चाहिए उतनी एसी चाहिए।
ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ और आपका इंतजार कर रहा है, आप सॉल्व करना, आपको शायद अच्छा लगे या ना लगे, तो जब आ जाएगा तो अच्छा लग जाएगा, हो सकता है तब भी ना आए। तो लॉजिक यही लगा ना। अब मैं हिंट फिर दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए कि जितना भी हीट हो सकता है उसने 2 की जगह 3 टाइम बोल दिया हो, डबल हीट। अच्छा ये 2√2 भी आएगा नहीं समझ में अभी? चलो रुको 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 एक मिनट। हीट क्या है? हीट का फॉर्मूला होता है I²RT, ठीक है। तो I² प्रोपोर्शनल H हो गया, तो I प्रोपोर्शनल √H, ठीक है ना। तो हीट को डबल करने का बोला था, तो हीट डबल तो करंट √2 टाइम, तो 2 एम्पियर था तो 2√2 हो गया। अगर I होता तो √2I हो जाता ऐसे, इसलिए वो √2 आया था। तो बात कर रहे थे हम कि हमें एसी का आरएमएस वैल्यू पूछेगा, हम डीसी ही फाइंड कर लेंगे सीधा, और डीसी फाइंड करने के बाद जो डीसी का वैल्यू होगा, क्योंकि हीट तो डबल ही चाहिए, तो डबल हीट के लिए जितना डीसी चाहिए उतना एसी का आरएमएस वैल्यू चाहिए। आगे सबको बात समझ। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मेजरमेंट ऑफ एसी। मेजरमेंट ऑफ एसी। तो वैसे ये क्वेश्चन मैंने जो बोला ना, आज ही कर लेना सोल्व, उसको हो सकता है कल तक भूल जाए। एक्सरसाइज 1 में पहला ही क्वेश्चन है। तो लिख ले हेडिंग, मेजरमेंट ऑफ एसी। एसी के मेजरमेंट की जब बात करेंगे, इसका मेजरमेंट हम डीसी मीटर से कंपेयर करते हुए स्टडी करने वाले हैं, ताकि दोनों का डिस्कशन एक साथ होगा, क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं उसकी बात भी की जाएगी। डीसी मीटर के बारे में यहां लिखेंगे हम, एंड एसी मीटर के बारे में यहां लिखेंगे। थोड़ा सा लिख भी देता हूं मैं। जैसे सबसे पहले तो नाम पूछेंगे, नाम क्या है? डीसी मीटर को हम क्या बुलाते हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सिंपल वे में कहें तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है इसका? मूविंग कॉइल गैल। इसी से फिर वोल्ट मीटर बनाते हैं, एमीटर बनाते हैं। बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एसीमीटर क्या होता है? ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट या हॉट वायर मीटर भी बोल देते हैं, हॉट वायर मीटर, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये किस पर बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब होता है क्या इनमें, वो समझते हैं अपन। याद तो ठीक है बात, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है और एक हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है। तो पहले डीसी मीटर के बारे में थोड़ी बात की जाए, जो कि पहले हालांकि पढ़ चुके हैं, फिर थोड़ा याद दिलाते हैं कि डीसी मेजर करने के लिए जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है वो कैसा होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होती है, उसमें जिस करंट को मेजर करना होता है, डीसी की बात करें फिलहाल अपन, तो डीसी को मेजर करना तो डीसी फ्लो कर दिया जाएगा। उस कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है। मैग्नेट के पोल होते हैं, एन पोल होता है, एस पोल होता है। सिलेंड्रिकल कट फॉर्म में होने की वजह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है, मैक्सिमम टॉर्क लगता है, फिर सी थीटा इक्वल टू बी आई एन, उसका वो इक्वेशन बनता है। लेकिन खास बात क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में वो कॉइल होती है, तो जिस डीसी करंट को हमें मेजर करना होता है उसको उसमें कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कनेक्ट करते हैं वो करंट कैरिंग कॉइल बन जाती है, और करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेटिक डाइपोल की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है? मैग्नेटिक डाइपोल की फॉर्म में। तो करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक डाइपोल की फॉर्म में होती है। तो मैग्नेटिक डाइपोल को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर उस पर टॉर्क लगता है। क्या लगता है? टॉर्क लगता है। और जब टॉर्क लगता है तो डिफ्लेक्शन आएगा, उससे जो अटैच्ड निडल होगी, पॉइंटर होगा, उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। करंट ज्यादा होगी तो टॉर्क ज्यादा रहेगा, करंट कम तो टॉर्क कम। तो उसके अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन को देख लेते हैं। तो ये तो बात हुई किसके बारे में? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं या डीसी मीटर, क्योंकि यहाँ पर हमारा हेडिंग डीसी मीटर है, तो इसको इसी से हम बुलाया करेंगे। डीसी मीटर की बात हम कर रहे हैं। तो डीसी मीटर के बारे में बात हुई कि उसमें जब डीसी हमने कनेक्ट किया, तो डीसी कनेक्ट करने पर उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट मतलब डाइपोल उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो टॉर्क लगा। जैसे सपोज ये कॉइल है और इसमें करंट फ्लो करने की वजह से एम का डायरेक्शन, एम कौन? मैग्नेटिक मोमेंट, डायरेक्शन इधर की ओर आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में।
तो इस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या चाहता है? एम्पेयर टू बी हो जाए, तो ये कॉइल इधर की ओर रोटेट होगी, ठीक है। तो एक सर्टेन डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। लेकिन अब इसी इंस्ट्रूमेंट में हम एसी को कनेक्ट करना चाहते हैं, एसी को फ्लो करना चाहते हैं। जैसे एसी कनेक्ट करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, हम जानते हैं एसी का हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव होता है। तो एक बार जब करंट का डायरेक्शन इस तरह से है तो एम का डायरेक्शन ऐसे आ जाएगा, और जैसे एम का डायरेक्शन ऐसे आएगा तो टॉर्क इधर की ओर इसको ले जाएगा। फिर अगला हाफ साइकिल में एम का डायरेक्शन बदल जाएगा, एम रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि करंट ऐसे है तो एम ऊपर, करंट ऐसे तो एम नीचे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही है, तो एक्सटर्नल बी का डायरेक्शन ये अब टॉर्क लग रहा है, टॉर्क इसको इधर डिफ्लेक्ट करेगा, एम पैरेलल टू बी हो जाए। तो बार बार ये काम होगा, कभी इधर कभी इधर, मतलब उसको ऑसिलेट होना होगा इधर इधर उधर। तो जब ऐसे ऑसिलेट होना होगा तो ऑसिलेट नहीं हो पाएगा। उठ जाइए, उठ जाइए, बैठ जाइए, उठ जाइए, बैठ जाइए, उठ जाइए, बैठ जाइए, उठ जाइए। कैसा पॉसिबल है इतना जल्दी? पॉसिबल नहीं है। तो यही हाल उस कॉइल के साथ हो रहा है कि उस कॉइल में बार बार जिस ढंग से डायरेक्शन चेंज होगी तो इतना फास्ट ऑसिलेट नहीं हो पाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो कॉइल में कोई डिफ्लेक्शन, मतलब वो जो निडल है डिफ्लेक्शन नहीं देगी। मतलब डीसी मीटर में अगर हम एसी को कनेक्ट करेंगे तो रीडिंग क्या आएगी? जीरो। क्या रीडिंग आएगी? जीरो। ये तो इसकी बात होगी। अब एसी मीटर पर आते हैं। एसी मीटर जैसे कि लिखा हमने, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होता है। इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि इस तरह से बनाया जाता है कि जिस एसी को हमें मेजर करना होता है, जब इंस्ट्रूमेंट में कनेक्ट करते हैं, फ्लो करते हैं, एक उसमें वायर इस तरह से होता है कि जैसे उसमें करंट जाती है, हीट की वजह से उस वायर का लेंथ में चेंज आता है, लेंथ में एक्सपेंशन होता है, और उससे अटैच्ड एक पॉइंटर इस तरह से होता है कि जितना करंट ज्यादा उतना हीट ज्यादा, और हीट ज्यादा तो एक्सपेंशन ज्यादा और डिफ्लेक्शन ज्यादा। यानी कि डिफ्लेक्शन का लिंक सीधा सीधा हीट से है। किससे लिंक? हीट से। मतलब सर्किट में जब करंट फ्लो होगी तो हीट डेवलप होगी, हीट डेवलप होने की वजह से डिफ्लेक्शन उसके अकॉर्डिंग, ज्यादा हीट तो ज्यादा डिफ्लेक्शन, कम हीट तो कम डिफ्लेक्शन, ऐसा कह सकते हैं। तो इस पर बेस्ड है ये कौन सा? एसी मीटर। अब इस एसी मीटर में कनेक्ट कर दिया गया है डीसी को। अगर डीसी इसमें कनेक्ट कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? जैसे डीसी कनेक्ट करेंगे क्या हीट प्रोड्यूस होगी? डीसी से हीट प्रोड्यूस होती है कि वायर में? होती है पक्का? क्या वायर ठंडा हो जाता है? गर्म ही होता है, हीट प्रोड्यूस होगी। तो जैसे ही डीसी हमने कनेक्ट किया, हीट प्रोड्यूस होगी इसमें, और जब हीट डेवलप होगी तो वापस वो सारा काम हो जाएगा जो पहले हो रहा था, कि हीट डेवलप होने से वायर में लेंथ में चेंज आएगा, एक्सपांशन होगा, और लेंथ में एक्सपांशन होने से फिर डिफ्लेक्शन आएगा। तो जितना हीट ज्यादा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा। तो इंस्ट्रूमेंट मतलब रीडिंग दे रहा है, मतलब डिफ्लेक्शन इसमें आ रहा है। यहाँ तो क्या हो रहा था? एसी जोड़ते ही रीडिंग दे ही नहीं रहा था, यहाँ एसी जोड़ने पर रीडिंग दे रहा है। तो एक सवाल आपसे है यहाँ पर कि क्या वो रीडिंग सही से ही देगा, या मतलब केवल बस डिफ्लेक्शन दे देगा, रीडिंग का पता नहीं सही देगा या नहीं देगा? मतलब जैसे अगर अपन ने 5 एम्पीयर डीसी कनेक्ट किया तो क्या इंस्ट्रूमेंट में 5 एम्पीयर रीडिंग हमें बता देगा वहां पर? ये सवाल हमारा है कि अगर हमने 5 एम्पीयर डीसी कनेक्ट किया तो क्या वो 5 एम्पीयर पर उसका स्केल, वो जो वो रिडल है वहां तक वहां चल जाएगा या नहीं जाएगा? कौन को मानते हैं कि हाँ प्रॉपरली 5 रीडिंग वो 5 एम्पीयर बता देगा? हमने एसी मीटर में डीसी जोड़ा है और डीसी को हमने 5 एम्पीयर कनेक्ट किया है, तो 5 एम्पीयर डीसी कनेक्ट करने से क्या वो रीडिंग 5 एम्पीयर के बराबर दे देगा? क्या बस डिफ्लेक्शन तो दे देगा पर 5 का नहीं पता या नहीं दे पाएगा? कौन को मानते हैं दे देगा रीडिंग 5 एम्पीयर के बराबर बता देगा? कहाँ 5 एम्पीयर ही है? कौन मानते हैं ऐसा? 5 एम्पीयर के बराबर रीडिंग दे देगा? वो दे देगा 5 एम्पीयर बराबर? कुछ आधा दूर हाथ उठा रहे हैं कि हाँ कम से कम मन को तो समझा ही लेंगे, तो जो होगा आंसर देखा जाएगा। ढंग से हाथ उठा। कौन को मानते हैं कि 5 एम्पीयर के बराबर रीडिंग दे देगा वो? अच्छा, कौन मानते हैं 5 एम्पीयर रीडिंग नहीं देगा? नहीं देगा, जिनको इस बात का यकीन है, कहा नहीं देगा। हमने 5 एम्पीयर डीसी कनेक्ट किया है, किसमें? किसमें? एसी इंस्ट्रूमेंट में, एसी वाला जो मीटर उसमें 5 एम्पीयर डीसी कनेक्ट किया है, तो क्या वो रीडिंग 5 एम्पीयर देगा? अच्छा, ये एसी मीटर ये किस पर बेस्ड है? किस पर बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। लाइनें पढ़ी, 3 लाइन लिखाई थी इस टाइम आकर के। क्या लाइन थी? क्या लाइन दिखाई थी? क्या लाइन थी? जो मैं लाइन सुनना चाह रहा हूँ, लाइन को क्या लाइन थी? Devices based on heating effect of current works properly for both AC and DC. लिखा है ना, लिखा लाइन?
इसीलिए लाइन लिखा है मैंने। कुछ को तो उस टाइम हो सकता है ये ऐसा लग रहा हो सर क्यों लिखाई जा रहा हो, एक ही बात को आपने 5-6 बार लिखा दिया है, बता दिया है। तो देखो ये लाइन यहाँ पर फिर आपको याद दिला रही है कि हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड डिवाइस प्रॉपरली वर्क करेगी। लेकिन कुछ का मन भी नहीं मान रहा हो सकता है, सर ठीक है लाइन लिखा दिया आपने इसलिए मान ले क्या हम, तो उसका वजह है ना, क्योंकि वजह क्या है कि जैसे अभी हमने कहा सपोज इसमें पहले हम 5 एम्पियर एसी कनेक्ट करेंगे, किसमें, एसी मीटर में। कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। जैसे 5 एम्पियर एसी कनेक्ट करेंगे जो डिफ्लेक्शन किस पर बेस्ड आएगा, हीट पर बेस्ड। तो 5 एम्पियर एसी हमने कनेक्ट किया है, एसी मतलब उसका आरएमएस वैल्यू 5 एम्पियर है। अब उसी इंस्ट्रूमेंट में हमने 5 एम्पियर डीसी जोड़ दिया, तो बताओ हीट ज्यादा आएगी कम आएगी, सेम ही आएगी, क्योंकि 5 एम्पियर डीसी से जो हीट आती है 5 एम्पियर आरएमएस वैल्यू जिस एसी का उतनी हीट प्रोड्यूस करती है। तो बात तुम बार बार कह रहे हैं, ये लिखा भी यहाँ पर, अगर ये वैल्यू 5 है तो ये वैल्यू भी 5 ही है, तो हीट बराबर ही होती है। तो हीट जब इक्वल रहेगी तो डिफ्लेक्शन भी इक्वल रहेगा, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली वर्क करेगा, कि एसी मीटर में अगर डीसी फ्लो करें तो प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, अब वो पॉइंट यहां लिख लेते हैं अपन एक एक करके। तो सबसे पहली बात तो हो गई, नेम हो गया, बेस्ड ऑन की बात अपन ने कर ली है। व्हेन कनेक्टेड विद, इसको तो बोला मैंने एसी, डीसी मीटर को एसी से जोड़ा, रीड्स 0, क्या रीड करेगा, 0। सही बात है। इसको जोड़ा मैंने डीसी से, किससे जोड़ा, डीसी से। तो जैसे मैंने डीसी से कनेक्ट कर दिया तो क्या रीड करेगा, प्रॉपरली वर्क करेगा, यू लिखते हैं वर्क्स प्रॉपरली, वर्क्स प्रॉपरली, एसी मीटर प्रॉपरली वर्क करेगा, नो प्रॉब्लम इसमें। रीड्स यानी क्या रीड करता है, डीसी मीटर कौन सी वैल्यू को रीड करता है, एसी मीटर कौन सी वैल्यू को रीड करता है, इस बारे में बात करने वाले। डीसी मीटर कौन सी वैल्यू को रीड करता है, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। डीसी मीटर पूछ रहा हूं मैं, डीसी मीटर कौन सी वैल्यू रीड करता है, डीसी मीटर एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, सभी वैल्यू सेम होती, सभी रीड कर देगा, ऐसा है? कौन सी वैल्यू रीड करेगा, सेम होती है तो सभी रीड कर देगा। यूं कह दें कि इसको सब पढ़ना आता है, इसको एवरेज भी पढ़ना आता है, इसको आरएमएस भी पढ़ना आता है, इसको पीक वैल्यू पढ़ना आता है, सभी वैल्यू पढ़ना आता है इसको। नहीं, डीसी मीटर की बात कर रहा हूं कि डीसी मीटर कौन सी वैल्यू को पढ़ता है, कौन सी वैल्यू पढ़ना इसको आता है। इसको यूं समझे, एग्जांपल लेके, एक जैसे आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है और वो छोटे क्लास में 6-7 जैसे क्लास में है, उसकी साइंस की बुक आपने देखी, उसमें सभी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री, बायो वगैरह सब है। तो आपके पास बुक लेके आता है, आपसे कहता है मुझे सब आता है, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायो भी सब आती है। वो आपके आके ऐसा कह देता है कि मुझे सब पढ़ना आता है, मुझे बायोलॉजी भी आती है, मुझे केमिस्ट्री भी आती है, मुझे फिजिक्स भी आती है। तो वहां उस लेवल पे तो वो थोड़ा ठीक दिख रहा है, लेकिन वास्तव में क्या ये सच है कि उसे फिजिक्स आती है? जहां वास्तव में फिजिक्स होती है, जब 11th क्लास में जब आते हैं वहां फिजिक्स अलग से कुछ होती है, ये फिजिक्स, तो उसे वास्तव में फिजिक्स पढ़ना अगर आता तो फिर आप दिखाओगे, देख ये है फिजिक्स, इसको बोलते हैं फिजिक्स, कि ये है बायोलॉजी, ये है केमिस्ट्री, ये है। जहां अलग अलग है वहां अगर उसको वास्तव में फिजिक्स आती होती तो उसको पढ़ के समझ के दिखा पाता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको उसके बारे में किसी और को बताना है किसको क्या आता है, तो क्या आप उसको ये बोलेंगे इसको फिजिक्स आती है? नहीं बोल पाएंगे। और आपको उसको बारे में सही बताना है, मतलब आपको उसके बारे में क्या होता है, सही बताना है। तो सही अगर आपको बताना है तो वो उसके बारे में बताएं ताकि वो सब जगह सही साबित हो जाए। तो उसके बारे में आप सिंपल सा कह सकते हैं क्या इसको पढ़ना आता है, रीडिंग लगाना आता है। आप क्या कहते हैं, इसको रीडिंग लगाना तो आता है, तो आप इसको बुक लाके दो, रीडिंग तो लगा ही देगा एटलीस्ट ये, तो रीडिंग लगाना इसको आता है, वो बात सही जगह मतलब सब जगह सही साबित हो जाएगी। तो इसी तरह से हमें इस डीसी मीटर के बारे में वो बात बोलनी है जो सब जगह सही साबित हो जाए, यानी कि इसमें डीसी कनेक्ट करें या एसी कनेक्ट करें, हम जो करें, जैसे हमने कहा कि ये क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कोई पढ़ता है, तो फिर एसी जब कनेक्ट करें तब भी इसको रीडिंग पढ़ के दिखाना चाहिए। तो वास्तव में एसी कनेक्ट करने पर नहीं पढ़ पाएगा। अगर इसको आरएमएस वैल्यू पढ़नी इसको अगर आती है
तो जब एसी कनेक्ट करेंगे तब भी उसको पढ़ के दिखाना चाहिए कि इसका आरएमएस वैल्यू इतना है, लेकिन वो नहीं बता पाता है। यानी कि उसको इतना ही पढ़ना आता है, किसको, डीसी मीटर को। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सर इसको सब पढ़ना आता है, इसको पीक वैल्यू भी पढ़ना आता है, इसको इंस्टेंटेनियस भी पढ़ना। अगर इसको इतना ही पढ़ना आता है तो जहां अलग अलग वैल्यू पढ़ के दिखाए ना, फिर ये नहीं पढ़ पा रहा कि जहां आरएमएस वैल्यू अलग होती है। अलग वैल्यू कहाँ होती है आरएमएस की और पीक वैल्यू, किस में अलग होती है, एसी में अलग अलग वैल्यू होती है। तो जैसे इसमें एसी कनेक्ट करेंगे हम, तब इसको पढ़ना चाहिए कि उसको सब पढ़ना आता है, तो तुरंत बोल देगा एक, देखो इस जो एसी आपने मेरे अंदर फ्लो की है, ये कौन बोलेगा, डीसी मीटर, जो एसी आपने मेरे अंदर फ्लो की है, इस एसी का इंस्टेंट वैल्यू इतना है, इसका पीक वैल्यू इतना है, इसका एवरेज इतना है, इसका आरएमएस। कैसा बोल पाएगा, कैसा बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। वो एक ही वैल्यू देगा, क्या, 0। तो हम क्या कह सकते हैं, ये एवरेज वैल्यू पड़ता है। क्या पड़ता है, एवरेज वैल्यू। तो एसी के रेस्पेक्ट में ये बात सही साबित हो जाएगी। और डीसी के रेस्पेक्ट में, जैसे आपने इसमें डीसी कनेक्ट किया और ये इसने उसका बोल दे कि हाँ ये 5 एम्पियर है, तो अगर आप उसके लिए एवरेज बोल रहे हैं तो गलत कुछ भी नहीं बोल रहे आप। कहा उस डीसी का एवरेज वैल्यू 5 भी तो है ना, हालांकि उसका आरएमएस भी 5 है, लेकिन यूं करें आप कि इस डीसी का एवरेज 5 है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 तो उसका है ही। तो ये एवरेज वैल्यू को पढ़ता है, ऐसा कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से कह सकते हैं। तो डीसी मीटर रीड्स एवरेज वैल्यू। और ये तो हीट पर बेस्ड है, ये कौन सी वैल्यू रीड करेगा, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू को रीड करता है। अच्छा, जो डीसी मीटर है ये एवरेज वैल्यू को रीड करता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे डीसी मीटर में ऐसे कनेक्ट करते हैं रीडिंग 0 आती है, क्योंकि एवरेज वैल्यू 0 होता है। तो एआर क्वेश्चन बना दिया जा सकता है ऐसा कि जैसे ही डीसी मीटर में ऐसे कनेक्ट करेंगे रीडिंग 0 आ रही है, बिकॉज डीसी मीटर रीड्स एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी 0 होता है, ये बात हमें पता ही है। मतलब क्वेश्चन इस तरह से बना जा सकता है। डिफ्लेक्शन, थीटा के बारे में बात करें, यहां होता है सी थीटा इक्वल टू बी आई एन ए, यानी कि थीटा प्रोपोर्शनल आई होता है, लीनियर रिलेशन होता है। यहां पर थीटा का लिंक हीट से है और हीट का लिंक करंट का स्क्वायर से, यानी कि थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, नॉन लीनियर। करंट 1 एम्पियर तो 1 डिग्री, 2 एम्पियर तो 2 डिग्री, 3 एम्पियर तो 3 डिग्री, 4 एम्पियर तो 4 डिग्री डिफ्लेक्शन आ जाएगा। इसमें डीसी मीटर में। वन एम्पियर इसमें हमने आई को रखा, थीटा 1 डिग्री आ गया, तो 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 16। नॉन लीनियर रिलेशन होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जिस तरह से यहां पर ये रिलेशन देखा अपन ने आई एंड थीटा में, तो जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका स्केल किस तरह से होगा उस बारे में बात की जाए। तो इंस्ट्रूमेंट के स्केल के बारे में अगर बात करें अपन, जैसे अपन ने देखा कि 1 एम्पियर पर 1 डिग्री डिफ्लेक्शन है, 2 एम्पियर पे 2 डिग्री है, 3 एम्पियर पर 3 डिग्री है। तो जैसे करंट 1 एम्पियर फ्लो करेंगे डिफ्लेक्शन 1 डिग्री दिखा देगा, 2 एम्पियर फ्लो करने पर 2 डिग्री दिखा देगा, 3 एम्पियर फ्लो करने पर 3 डिग्री पर वो निडल जाकर रुक जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। 4 एम्पियर करंट फ्लो करने पर वो निडल जो होगी 4 डिग्री पर जाकर रुक जाएगी। तो मीनिंग ये हुआ कि इस का जो स्केल होगा उसमें इक्वल डिस्टेंस पर मेंशन किया जाएगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। समझ में आ रही है बात सबको? लीनियर स्केल होगा, हर
1 एम्पियर के लिए अगले 1 एम्पियर अगला 1 डिग्री डिफ्लेक्शन आएगा। 1 एम्प के लिए 1 डिग्री, तो 2 के लिए 2 डिग्री। तो यहां पर एग्जैक्ट डिग्री की तरह मैंने नहीं बनाया, पर इक्वल डिवीजन होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब हम बात करना चाहते हैं एसी मीटर के बारे में। तो सीधा स्केल बनाने से पहले मैं आपसे कुछ बात पूछने वाला हूं, सोच समझ के आंसर दें। अच्छा, इसमें कोई डाउट? इसमें तो डाउट वाली कोई बात है ही नहीं। एसी मीटर के बारे में आपसे पूछा गया है कि जैसे आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, इसमें यहां पर वो डिग्री इसमें मेंशन है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। 1 एम्पियर 2 एम्पियर नहीं लिखा हुआ है। ऐसा स्केल हमें दिया कि हमें ही लिखना है कि 1 एम्पियर कहां लिखें, 2 एम्पियर कहां लिखें, हमें इसके लिए बनाना है। इसमें तो ऐसे लिखा जाएगा इक्वल इक्वल डिवीजन पर 1 2 3 4 एम्पियर ऐसे लिख दिया जाना है। उसके लिए फैसला हमें ही करना है। तो जैसे 1 एम्पियर करंट फ्लो किया तो डिफ्लेक्शन क्या आ गया, 1 डिग्री। 2 एम्पियर करंट फ्लो करने पर 4, तो 2 एम्पियर करंट फ्लो करने पर अगर आपसे बोला जाए कि इसमें 2 एम्पियर लिखना है, तो आप कहां लिखेंगे? 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 4 डिग्री 5, कहां लिखेंगे? तो वहां क्या लिखेंगे? 4 डिग्री पे क्या लिखेंगे? 4 एम्पियर या 2 एम्पियर? पक्का है? अच्छा बताओ, फिर 3 एम्पियर कहां लिखेंगे? कंफर्म? क्योंकि जैसे ही आप करंट 3 एम्पियर फ्लो करेंगे, वो डिफ्लेक्शन कितना आएगा? 9 डिग्री के बराबर, यानी कि उसकी निडल 9 डिग्री पे जाकर रुक जाएगी 3 एम्पियर करंट फ्लो करने पर। तो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जहां 9 डिग्री पर निडल गई है, तो मतलब 3 एम्पियर करंट उसमें उस टाइम फ्लो हो रही है। अगर आपने 4 एम्पियर करंट फ्लो किया तो कहां जाएगी निडल? 16। तो जहां 16 डिग्री लिखा हुआ है, वहां पर आप क्या लिखेंगे? 4 एम्पियर। आ रही बात समझ में? यानी कि इसका जो स्केल बनेगा, डिग्री वाइज तो डिवीजन है ही, लेकिन इससे पता लग गया कि हर अगला एम्पियर के लिए जो लिखना पड़ेगा, वो ज्यादा गैप पे लिखना पड़ेगा। 0 अगर यहां पर है, 1 एम्पियर यहां पर है, तो 2 एम्पियर यहां पर है, तो कहीं 3 एम्पियर यहां पर, 4 एम्पियर और भी ज्यादा डिस्टेंस पर रहेगा। तो इसमें इसी ढंग से लिख पा रहे हैं पर। ये बात सबको समझ में आ रही? भाई मैंने एग्जैक्ट वो डिग्री तो बनाया नहीं है, पर जो अंदाजा लग गया हमें कि हर बार डिफ्लेक्शन ज्यादा ही आएगा, मतलब हर अगले एम्पियर के लिए डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा। तो नॉन लीनियर है। तो इसका इंपोर्टेंस क्या रहा? ये जो स्केल बनाया, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा हमसे, डायग्राम दे देगा, बोलेगा पहचान कौन, मतलब कौन एसी मीटर एंड कौन डीसी मीटर। तो डायग्राम देख के पहचान सकते हैं। इसमें इक्वल डिवीजन है तो ये डीसी मीटर है, अनइक्वल है, केवल अनइक्वल होने से काम नहीं चलेगा। अनइक्वल किस तरह से? बढ़ता हुआ गैप है, घटता हुआ नहीं, बढ़ता हुआ गैप है, और वो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। आप बताएंगे छोटा सा क्वेश्चन कहां से देना आपको। एसी सर्किट में डीसी मीटर जोड़ दिया, एसी सर्किट में डीसी मीटर जोड़ दिया है, बताइए रीडिंग वगैरह के बारे में। एसी सर्किट में डीसी मीटर जोड़ा है, एसी सर्किट में डीसी मीटर जोड़ दिया। एसी सर्किट में डीसी मीटर जोड़ने पर जीरो है, कौन कौन मानते हैं? जरा हाथ उठाएं। जो मानते हैं जीरो आएगा, एसी सर्किट में डीसी मीटर जोड़ने पर जीरो मानते हैं ना? आप क्या मानते हैं? जीरो। तो जीरो मानते हैं। आपने क्या बताया? जीरो। एसी सर्किट में डीसी मीटर जोड़ा है, एसी सर्किट में डीसी। कुछ लोग कुछ फैसला नहीं कर पा रहे।
एसी सर्किट में डीसी मीटर जोड़ा है, यानी कि क्वेश्चन को मैंने उल्टा करके पूछ लिया है। बात वही है, एसी सर्किट में डीसी मीटर जोड़ा है, यानी कि डीसी में कौन फ्लो किया गया है? एसी। डीसी मीटर में एसी कनेक्ट किया गया है, तो डीसी मीटर में एसी जोड़ने पर क्या होता है? रीडिंग जीरो ही तो आता है। क्यों कंफ्यूजन है? जीरो ही आएगा। फिर कह दिया जाए कि डीसी सर्किट में एसी मीटर जोड़ दिया है, बताओ रीडिंग क्या आएगी? डीसी सर्किट में एसी मीटर जोड़ दिया, रीडिंग बताओ क्या बोलेंगे इसके बारे में, कि जीरो रीडिंग देगा या सही काम करेगा, या पता नहीं क्या होगा? सही काम करेगा पक्का? कब? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? डीसी सर्किट में एसी मीटर जोड़ दिया, यानी कि एसी मीटर के अंदर डीसी कनेक्ट की जा रही है, तो डेफिनेटली प्रॉपर्ली वर्क करेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, फेज एंड फेज डिफरेंस। फेज एंड फेज डिफरेंस। सपोज जैसे I इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये कोई इक्वेशन है, करंट की इक्वेशन। तो ये जो लिखा गया है पीछे, ये क्या इसका फेज कह सकते हैं, या फेज एंगल कह सकते हैं, या ओनली एंगल कह सकते हैं। तो ये फेज या फेज एंगल है। इसमें इनिशियल फेज कितना है? इनिशियल फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल, इनिशियल मतलब टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू जीरो पे कितना आएगा? ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये बनेगा थीटा। तो ये इसमें जो थीटा है वो इनिशियल फेज एंगल कहलाता है। व्हाट इज टोटल फेज एंगल? ओमेगा टी प्लस थीटा इज द टोटल फेज एंगल, या सिंपल कहें फेज एंगल ओमेगा टी प्लस थीटा है। तो ये फेज एंगल से हमें क्या पता लगेगा? इस करंट के बारे में पता लगेगा कि करंट की वैल्यू कितना है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये भी पता लग जाएगा। तो फेज एंगल से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। हमें आगे चलकर जरूरत पड़ने वाली है फेज डिफरेंस की, कि वोल्टेज करंट में गिवन होगा, फेज डिफरेंस को फाइंड करना होगा। तो फेज डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है? उसी लिए सिंपल सी बात, कि जो भी हमें इक्वेशन गिवन है वोल्टेज एंड करंट की, या जो भी वोल्टेज जो भी जिनके बीच फाइंड करना है, उन दोनों को पहले एक ही फंक्शन की फॉर्म में देखो कि दोनों साइन साइन है या दोनों कॉस कॉस है, ऐसा है या नहीं, चेक कर लिया जाए। जब दोनों सेम फंक्शन की फॉर्म में, साइन साइन की फॉर्म में है, तब उनका जो एंगल होता है उसका डिफरेंस ले लिया जाए, वही फेज डिफरेंस कहलाएगा, या फेज एंगल का डिफरेंस कहलाएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन की फॉर्म में बात करते हैं। इफ x1 इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 and x2 is equal to 5 sine omega t plus pi by 6, then find phase difference between x1 and x2. x1 10 sin omega t plus pi by 3 है, और ये 5 sin omega t plus pi by 6। तो फेज डिफरेंस में देखते पता लग रहा है, फिर भी हम सिस्टमेटिक वे में लिख रहे हैं यहां पर कि इसका फेज में से इसका फेज में माइनस करना है, क्योंकि यहां तो कर इजीली पता लग रहा है, पर कभी कभी मिस्टेक कर बैठते हैं, इसलिए लिख देता हूं प्रॉपर्ली। फेज डिफरेंस यहां पर अगर फाई से लिखे हम, फाई या डेल्टा फाई जैसे भी लिखा जाए, तो फेज डिफरेंस अगर लिख रहे हैं अपन, तो ये लिखा जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, इसमें से माइनस करना ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 को, यानी कि फेज ऑफ x1 माइनस फेज ऑफ x2। तो इस तरह से ये आ गया है कितना, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ये हो गया पाई बाई 6। तो फेज डिफरेंस पाई बाई 6 में मिल गया है। अगर हमें इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि व्हाट इज टाइम डिफरेंस बिटवीन x1 एंड x2, तो क्या फाइंड कर पाते? टाइम डिफरेंस फाइंड करना होता तो कौन सा लॉजिक लगाते आप? डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी,
इससे ये टाइम डिफरेंस डेल्टा फाई की जगह आपको पाई बाय 6 पुट करना पड़ेगा, और ओमेगा आप जानते ही, उससे टाइम डिफरेंस आ जाएगा अगर जरूरत पड़ती है तो। अब हमें मेनली जरूरत पड़ने वाली है फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई के लिए। फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई, यानी कि वोल्टेज एंड करंट, फाई। तो फाई इज इक्वल टू होगा फेज ऑफ वी माइनस फेज ऑफ आई। इन जनरल ऐसे लिखा जाएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई को फेज ऑफ वी माइनस फेज ऑफ आई से इन जनरल लिखा जाता है। हाँ, स्पेशली कोई क्वेश्चन ही हमसे पूछ ले कि नहीं आई में से वी माइनस करो तो वैसे कर देंगे, या वी में से आई माइनस तो वैसे, बट इन जनरल ऐसे लिखा जाता है, फेज ऑफ वी माइनस फेज ऑफ आई। अब इस फाई को ऐसे लिखा गया है, तो फाई दो तरह से हम बात कर सकते हैं कि फाई अगर ये पॉजिटिव है या फाई नेगेटिव है। जीरो होने का मीनिंग तो क्या हुआ कि वी एंड आई दोनों सेम फेज में है, अगर फेज डिफरेंस जीरो है तो। लेकिन फाई अगर पॉजिटिव आ रहा है, बताइए कौन लीड कर रहा है? वी लीड कर रहा है। कौन लीड कर रहा है? वी। क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका एंगल ज्यादा होगा, इसका एंगल कम होगा। वी लीड्स आई। अगर नेगेटिव है तो आई लीड्स वी। एक और एग्जांपल लेता हूं यहां पर मैं, जैसे एक एरो से मैंने आई को रिप्रेजेंट किया। आई कौन है? कैसी करंट? कैसी करंट? एसी करंट। कोई एसी करंट है, उसको एरो से ही तो हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे जो टाइम वेरिंग क्वांटिटी होती है साइन फंक्शन कॉस फंक्शन की फॉर्म में, उनको हम फेजर डायग्राम से बना सकते हैं, फेजर एरो से रिप्रेजेंट उनको हम कर सकते हैं। तो एक एरो से तो ये बना दिए। और फेजर डायग्राम जो होता है ना, वो दोनों जो क्वांटिटी है वोल्टेज करंट या जिनके बीच भी बनाया गया, उनके बीच आपस में कितना फेज डिफरेंस उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो किसी को भी रेफरेंस ले सकता, मतलब कहीं भी रेफरेंस लिया सकता है। तो जैसे ये वी लिया है, सॉरी ये आई है और ये वी दिया गया, और ये बोला कि ये फाई यहां पर जो एंगल है ये पाई बाय 3 का है, ऐसे में बता दिया है। सपोज ये डायग्राम दे दिया, तो कौन लीड कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जाने पर ये वी आ रहा है, यानी कि वी का एंगल ज्यादा है आई के एंगल से, ऐसा कह सकते हैं। अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो ये पीछे है आई, इधर जाने पर, तो इधर जाने पर एंगल ज्यादा होगा। तो इसको यूं लिख सकते हैं, वी लीड्स आई बाय पाई बाय 3, ऐसे कह सकते हैं। अब हम एसी सर्किट्स के लिए बात करने वाले हैं, अलग अलग एसी सर्किट। सिंपल, जिसमें आर हो, जिसमें ओनली एल हो, जिसमें ओनली सी हो। पहले इनका एनालिसिस करेंगे कि ओनली आर है तो वोल्टेज इतना है तो करंट क्या होगा, इंपेडेंस क्या होगा, मैक्सिमम करंट क्या होगी, ओम्स लॉ कैसे लिखा जाएगा। इन छोटी छोटी बातों को समझेंगे, वो बेसिक चीजें होंगी सब। वो जब याद रहेंगी तो फिर सर्किट सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो एक एक के लिए बात करने वाले हैं। पहले आर, फिर यहां पर एल, और फिर यहां पर क्या? सी।
सबसे पहले हमने सर्किट एंड सप्लाई वोल्टेज मेंशन कर दिया है कि सर्किट में ओनली आर है एंड सोर्स वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओनली एल है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ओनली C है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। सर्किट एंड सप्लाई वोल्टेज, तो ये यहां पर ये जो बनाया गया क्या है, ये होता ना साइन एसी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसकी वजह से बनाया गया है। तो ये V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है सप्लाई वोल्ट। हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। करंट फाइंड करना चाहते हैं सर्किट के अंदर। करंट की जब बात आ रही है तो इसमें केवीएल लगा के फाइंड करने वाले हैं। अब केवीएल की जब बात आ रही तो पर्टिकुलर करंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए हमें। तो करंट के डायरेक्शन की जब बात की जाएगी तो यहां पर सपोज किसी एक इंस्टेंट पर ये प्लस है और ये माइनस है, कह सकते हैं ऐसा। एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं अपन, प्लस माइनस, क्योंकि बार बार पोलैरिटी चेंज होगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो एक इंस्टेंट पर सपोज ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, तो ऐसा होने की वजह से करंट का डायरेक्शन ये बन जाएगा। अब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हम केवीएल अप्लाई करने वाले हैं। जैसे करंट का डायरेक्शन ये रहेगा, सपोज यहां से रवाना होके ऐसे जाते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट भी यही है। इसके लिए क्या लिखेंगे, प्लस आई आर है माइनस आई आर, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस आई आर, तो माइनस आई आर, और फिर सपोज ये बैटरी की तरह काम कर रहा है, तो बैटरी बोले तो बाद वाला प्लस V इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा फिर V इक्वल टू आई आर, या आई आर इक्वल टू V बन गया। हमें तो I फाइंड करना है, I इक्वल टू V अपॉन R, या ऐसे कह सकते हैं I इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। ये इक्वेशन आ गया करंट का। नेक्स्ट, इसमें हमें करंट फाइंड करना है, तो वैसे ही ये प्लस कंसिडर कर लिया, ये माइनस कंसिडर कर लिया। इसमें क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। तो इंडक्टर एल के लिए पहले भी अप्लाई कर चुके हैं हम केवीएल को। ये करंट का डायरेक्शन में जाने पर माइनस साइन लगाते हैं, तो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी वाला कंसेप्ट लगा देंगे। मतलब यहां से रवाना होंगे हम, तो इधर जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन ये इधर ही जा रहे हैं, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस V इज इक्वल टू 0, ये काम कर दिया है। हमें I फाइंड करना, करंट को फाइंड करना चाहते हैं, तो करंट फाइंड करने के लिए एक काम और कर सकते हैं, यहां पर तो डी आई अपॉन डी टी मैंने ऐसे ही रख दिया, ये बन गया V अपॉन एल, सही किया गया। अब डी आई इज इक्वल टू V अपॉन एल डी टी, यहां पर V का वैल्यू पुट करके लिखता हूं मैं। V कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी, डी टी भी साथ में है। क्या करना होगा, इंटीग्रेट करेंगे इधर भी और इधर भी, उससे I मिलेगा हमें इंटीग्रेशन करने से। अब इंटीग्रेशन करना तो कांस्टेंट तो बाहर ही आ जाएगा, V नॉट अपॉन एल, साइन का इंटीग्रेशन, साइन का माइनस कोस आएगा क्या, कंफर्म, और कॉस सॉरी ओमेगा, ओमेगा आगे या नीचे, नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन है, ओमेगा नीचे लिखा जाएगा, तो ओमेगा नीचे लिख देते हैं यहां पर, यानी कि बन गया माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये आएगा। इस तरह से इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये टाइम बेरिंग करंट है, वोल्टेज से टाइम बेरिंग करंट मिलती ऐसी ही मिलती है, इसलिए अगर यहां कोई कांस्टेंट पैरामीटर लगा देंगे तो ये एसी प्लस डीसी का मिक्सिंग होने को इंडिकेट करेगा, इसलिए यहां पर मान के चलना है कि यहाँ कांस्टेंट का वैल्यू 0 है, तो यहां कुछ भी कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है। तो I इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं अपन, इसको साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, माइनस कोस ओमेगा टी को साइन की फॉर्म में, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। देखिए एक सिंपल तरीका, जैसे कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये साइन ओमेगा टी है, तो इधर वाला तो होता है कॉस ओमेगा टी, इधर वाला क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। तो हमारे पास तो ये है ना माइनस कोस ओमेगा टी, इसको साइन की फॉर्म में लिखना है, तो यहां से कितना इधर आ जाए अपन,
यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। एक ही बात है, इसकी जगह ये लिखा तो इससे 90 डिग्री कम हो किया एंगल, तब ये मिला है, और ये एक ही बात है। और ये कब मिलेगा? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कोस ओमेगा टी के बराबर होगा। तो बिना ज्यादा मैथमेटिक्स से ऐसे भी हम काम में ले सकते हैं। तो बस यहां पर अब ये आ जाएगा I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसमें कैपेसिटर कनेक्ट हो रहा है, तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा नहीं होगा? अरे हो जाएगा भाई, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। हमने करंट का स्विच ऑन कर दिया है तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। बोल ही नहीं रहे कुछ कि नहीं होगा? मतलब एसी से हम कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? अभी तो कह रहे चार्ज हो जाएगा, फिर कह रहे हैं चार्ज नहीं कर सकते। क्या एसी से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा? नहीं होगा चार्ज। क्या होगा? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। जब करंट बढ़ेगी तो चार्ज हो जाएगा, वापस घटेगी तो डिस्चार्ज। चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलता रहता है, क्योंकि डायरेक्शन में तो बार बार रिवर्स होती है ना। तो चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, ये चलता रहता है। इसी से सर्किट में करंट मेंटेन रहती है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलते रहने की वजह से। तो किसी भी टाइम पर जो चार्ज कैपेसिटर पर उसको अगर लिखा जाए तो Q इक्वल टू सी भी लिख सकता हूं मैं। तो सर्किट में जो चार्ज का फ्लो हो रहा है वो कैपेसिटर पे चार्ज चेंज हो रहा है, मतलब चार्ज का जो ऑसिलेशन हो रहा है कह सकते हैं अपन। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग साथ साथ चल रहा है, तो Q इक्वल टू सी वी वाली इक्वेशन को काम में ले करंट को फाइंड करने वाले हैं। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ क्या? सी वी। ये क्या बन गया? आई। और सी तो कांस्टेंट है, डी अपॉन डी टी क्या? वी क्या बन गया? वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये आ गया। तो ये आ गया आई इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन का ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो वी नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा। सी ओमेगा है ना, तो लिख दिया मैंने वी नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा। अब कॉस ओमेगा टी की बात आ रही है। कॉस ओमेगा टी क्या लिखेंगे? सबने चेक कर लिया? क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 करेंगे तब यहां पहुंचेंगे अपन, तब कॉस आएगा। इसमें एंगल ऐड करेंगे पाई बाई 2 तभी आएगा। तो ये आ जाएगा इसमें साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, बी नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा। ये करंट है आई। सबको आ रहा समझ में आता? इंफॉर्मेशन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट, मंडे से किसी भी स्टूडेंट को विदाउट यूनिफॉर्म व विदाउट आई कार्ड के, विदाउट परमिशन स्लिप के कैंपस में क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। कभी भी नहीं मिलती है। केवल वेडनेसडे को फंडे में ग्रीन टी शर्ट व जींस में आ सकते। फंडे होता ही नहीं है, वेडनेसडे तो होता है। वेडनेसडे भी नहीं होता? नहीं, वेडनेसडे तो आता है। तो वेडनेसडे की बात हो रही। वेडनेसडे में ग्रीन टी शर्ट व जींस में आ सकते हैं। मॉर्निंग 6:15 AM से पहले कैंपस में एंट्री नहीं मिलेगी। समय का विशेष ध्यान रखें। 6:15 से पहले मॉर्निंग। कौन है जो 6:15 पहले आता है? हम तो 7-7 बजे तक आते हैं। कौन है पहले आते हैं? 6:15 से पहले कोई नहीं आए मॉर्निंग में, ठीक है। तो बात कर रहे थे यहां पर अपन, हमने वोल्टेज पता कर लिया है, करंट पता कर लिया है। पीक करंट के बारे में बात करते हैं। पीक करंट आई नॉट, पीक करंट आई नॉट बता दीजिए। यहां पर पीक करंट कितना है इसमें? वी नॉट अपॉन आर।
तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। यहां पर बताइए पीक करंट आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल ओमेगा। यहां पर आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा। इस तरह से पीक करंट को लिखा जाएगा। यहां तक कोई डाउट इसमें? अच्छा, इस डिस्कशन का इंपॉर्टेंस ये है कि हमें ये इक्वेशन का ध्यान रखना है कि अगर ये साइन ओमेगा टी है तो ये साइन ओमेगा टी की फॉर्म में आएगा, और वी था तो वी नॉट अपॉन आर बन गया है। यहां पर साइन ओमेगा टी की फॉर्म में तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, और ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ये करंट की इक्वेशन है। तो इनको देखते ही जो पता लग रहा है वो रिजल्ट याद रखना है कि वोल्टेज एंड करंट में फेज डिफरेंस की बात हम करने वाले हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई। बताइए यहां पर क्या फेज डिफरेंस है वी एंड आई में? दोनों सेम फेज में है। यहां क्या फेज डिफरेंस है? पाई बाई 2 का। कौन आगे, वोल्टेज या करंट? वोल्टेज आगे, कितना? पाई बाई 2। यहां कौन आगे? करंट, कितना? पाई बाई 2। तो ये मेंशन कर देता हूं मैं इसमें। अभी नहीं, केवल डायग्राम हटाता हूं ये मैं ना, केवल डायग्राम। ये लाइव वीडियो आप लोगों ने कभी देखा नहीं देखा? कैसा लगता है? बहुत अच्छा आता है, अच्छा दिखता है, क्योंकि मुझे तो इसमें क्लियर नजर नहीं आ रहा। आपको सही लगता है उसमें जब वहां आता है? अच्छा नहीं आता? मतलब रेगुलर अच्छा नहीं आता या कभी कभी खराब आता है? अच्छा, मैक्सिमम टाइम पर अच्छा आता है, ये मानते जरा हाथ उठाएं कि मैक्सिमम टाइम पर अच्छा आता है। कुछ लोग कह रहे हैं हमेशा अच्छा आता है, मैक्सिमम टाइम। तो ये 4-5 जने कह रहे हैं कि बस, या आप ही चेक किया है बस आपने ही, बाकी उन्होंने चेक ही नहीं किया कि हमें क्या पता सर अच्छा आता है बुरा आता है? मैक्सिमम टाइम पर अच्छा आता है, देखा आपने? सर देखते रहते, उसी में देखते रहते हैं, मैं तो यहाँ तो समझ में नहीं आता। पक्का है, देखा है, चेक किया है? इसका कुछ बेनिफिट मिलता है क्या? मतलब बेनिफिट मिलता है इसका, ये जो लाइव होता है उसका मिलता है? मतलब कोई चीज अगर छूट गई है, क्लास में सो गए थे तो दोबारा देख लो, या कम से कम चैन से सो सकते हैं क्लास में भी, ये भी एक फायदा है। या कभी किसी वजह से क्लास छूट गई तो फिर तो खैर एडवांटेज है ही, लेकिन कुछ लोग इसका मिस यूज भी कर लेते हैं। चलो क्लास में तो आराम सो जाओ आकर के, और फिर रूम पे देख लेंगे, आराम बैठे बैठे देख लेंगे। तो क्वालिटी मतलब ठीक ठाक आ रही है? अच्छा, कितने लोग मानते हैं क्वालिटी एकदम बेकार क्वालिटी आ रही है? एकदम बेकार क्वालिटी आ रही है? अच्छा, क्वालिटी जो वीडियो की क्वालिटी बेकार है, जो दिख रहा है वीडियो उसकी क्वालिटी एकदम बेकार है जो मानते हैं? ऑडियो वाली, सुनने वाली जो क्वालिटी है ऑडियो वाली, वो एकदम बेकार जो मानते हैं, वो ठीक ठीक है। केवल ऑडियो वाली जो क्वालिटी है, सॉरी वीडियो वाली। अच्छा, जो आप डाउट वगैरह वो यूज करते हैं अस्त्र, डाउट के लिए अस्त्र शस्त्र, अस्त्र नहीं है क्या आपका? क्या किस पे डाउट पूछते हैं आप? ये जो ऑनलाइन वाले की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, एलन ऐप है अलग से, वो उसमें बस आप क्वेश्चन का फोटो खींच के डाल देते हैं, तो वो पता नहीं कहां जाता है, हमें पता नहीं, हमें तो सॉल्यूशन मिल जाता है।
मिलता है सॉल्यूशन कितने दिन में? 10 दिन या मतलब मिल जाता है, टाइम पे मिल जाता है। अच्छा, उसमें सॉल्यूशन जो आपको मिलता है वो टीचर्स के थ्रू मिलता है या डाउट नेट से मिलता है? दोनों से मिल जाता है। सॉल्यूशन नहीं मिला, टाइम लगता कभी कभी। चलो ठीक है, तो आगे बात कर रहे थे अपन। पीक करंट की बात कर चुके थे। फेज डिफरेंस को लिख लेते हैं यहां पर, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस फाई, यानी कि फेज ऑफ वी माइनस फेज ऑफ आई, ये हमें लिखना है। यानी कि वी में से आई को माइनस करके लिखना है। आ रही है बात समझ में? फेज ऑफ वी माइनस फेज ऑफ आई, वी में से आई को माइनस करके लिखना है। तो यहां तो क्या आ गया? जीरो आ गया, फेज डिफरेंस जीरो आ गया। अगर इसका फेजर डायग्राम बना दें अपन, तो अगर ये वी है तो आई भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। वी आई सेम फेज लिख भी देंगे यहां पर हम, वी एंड आई इन सेम फेज। इसकी बात आती है इंडक्टर के केस में। यहां कौन आ गए? वोल्टेज। तो फाई कितना आ गया? प्लस पाई बाई टू कह सकते हैं उसको हम। क्या कहेंगे? प्लस पाई बाई टू। वोल्टेज आगे है एंड करंट पीछे है, ये एंगल पाई बाई टू है। V लीड्स I बाई पाई बाई टू। फाई कितना अगले में? माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। अरे इसमें पूछा गया है जहां कैपेसिटर ओनली सी है उसमें, ये तो प्लस दिख रहा है। V माइनस आई करना है, कुछ इसको देख के फैसला कर ले। सर यहां तो प्लस दिख रहा है, तो V माइनस आई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस पाई बाई टू। तो अगर ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वोल्टेज ऐसे बना सकते हैं, ये एंगल आ गया पाई बाई टू। तो कह सकते हैं आई लीड्स V बाई पाई बाई टू। इसमें और भी पॉइंट डिस्कस करने हैं, तो नेक्स्ट टर्न जब भी आएगा फिर डिस्कस किया जाएगा। होमवर्क की अगर बात करें अपन तो मॉड्यूल देना जरा, एक मिनट। बिगनर बॉक्स 1 तो करना ही है आपको, वैसे ऑलमोस्ट उतना ही जितना कि पहले बताया होगा मैंने। मतलब आप क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 12 तक कर लें फिलहाल, क्योंकि अभी इसमें डिस्कशन बाकी है। तो अगर ये हो जाता तो फिर ज्यादा क्वेश्चन टिक करा पाता मैं ना। ठीक है, क्वेश्चन 12 तक अभी ज्यादा नहीं होना। अगर ये हो जाता तो फिर इस पर बेस कई सारे क्वेश्चन होते फिर। ठीक है, ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। ऋतुराज सिंह राठौड़ क्लास काउंटर पर संपर्क करें। ऋतुराज सिंह राठौड़।
यादव काउंटर से अपना आईडी कार्ड ले जाए। मोनिका यादव